अब यूजीसी नेट के जो फर्स्ट पेपर में जो सबसे टफ यूनिट है वो है यूनिट नंबर 9, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसको आप लर्न किए बगैर पूरे के पूरे क्वेश्चन राइट कर ही नहीं सकते हैं, और अगर आपको इसके फुल मार्क्स लाने हैं तो आपको इसको लर्न करना ही पड़ेगा। तो हमने इसमें टॉप 20 एमसीक्यू को लिया है और जो हर बार पूछे गए हैं, मोस्टली पूछे ही गए हैं किसी न किसी शिफ्ट में। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG आर ऑल्सो नोन एज एजेंडा 30, एजेंडा 35, एजेंडा 17, एजेंडा 10। संधारणीय विकास लक्ष्यों को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? तो इसको समपोषीय विकास कहते हैं वैसे तो समपोषीय विकास लक्ष्य वे हैं जो भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों को सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। और सहसंधानिक लक्ष्य 2015 से 2030 तक चलेगा और इसमें 17 लक्ष्यों को अस्तित्व में रखा गया है। इसमें 17 लक्ष्य और 169 उद्देश्यों के साथ SDG गोल को रखा गया है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एजेंडा 30 ए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। यह असर्शन है। रीज़न है 2010 वह लक्षित वर्ष भी था जिसमें जैव विविधता में ह्रास में विराम को प्राप्त करना था। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 2010 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। रीज़न है 2010 was also the target year to achieve the halt in the decline of biodiversity। तो जैव विविधता क्या होता है? तो जैव विविधता किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या, उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसका संबंध पौधों के प्रकार से है, प्राणियों से है और सूक्ष्म जीवाणुओं से है। तो इसका क्या हो जाएगा कि जब पूरे विश्व में जैव विविधता के महत्व के बारे में अगर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया था, तो असर्शन तो राइट है। उसका जो रीज़न है कि 2010 में वह लक्षित वर्ष भी था जिसमें जैव विविधता में ह्रास में विराम को प्राप्त करना था, मतलब कि जैव विविधता को प्रोटेक्ट करने के लिए 2010 में वो लक्षित वर्ष रखा गया था। तो दोनों ही ठीक है। थर्ड देखते हैं। थर्ड है मैच द फॉलोइंग वाटर बोर्न, वाटर वॉश, वाटर बेस एंड वाटर रिलेटेड। तो जो जल जनित है वह क्या है? जल धावित से क्या होता है? जल आधारित और जल संबंधी। तो जल जनित से कौन सा रोग होता है? तो जल जनित से हैजा होता है। जल जनित में वो आएगा जिसमें हम गंदे पानी का सेवन करते हैं तो उससे हमें क्या होती है? हैजा बीमारी होती है। और जल धावित और जल आधारित कौन सी बीमारी है? तो जल धावित हो जाएगा मलेरिया, जल आधारित हो जाएगा शिस्टोसोमियासिस और जल संबंधित हो जाएगा ट्रैकोमा। तो इसमें हमने जल आधारित जो रोग होते हैं उसको हमने लर्न किया है। नेक्स्ट है इसमें देख रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि ऐसे देशों की संधि है जिसमें से अधिकतर कर्क रेखा और ध्रुव के मध्य है। यह असर्शन है और इसका रीज़न है कि वर्तमान में ISA का अध्यक्ष भारत है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन अलायंस ऑफ कंट्रीज मोस्ट ऑफ विच लाई बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड पोल। रीज़न है
प्रेजेंटली ISA इज़ हेडेड बाय इंडिया। तो क्या हो जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है वह राष्ट्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। ये सौर संसाधन संपन्न देश है और इन्हें सनशाइन देश भी कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि एक संधि है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव लाना है। तो जो इसका ए है, कर्क रेखा और ध्रुव के मध्य, वो राइट नहीं है क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। और जो इसका रीज़न है कि वो वर्तमान में IS का अध्यक्ष भारत है, तो वर्तमान में सौर अध्यक्ष का जो अध्यक्ष है वह भारत ही है, तो सेकंड हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके बारे में था? ओजोन परत का संरक्षण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को घटाने के लिए, जैव विविधता का संरक्षण, या फिर वैश्विक तापवृद्धि को प्राक औद्योगिक काल से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। तो क्योटो प्रोटोकॉल वॉज अबाउट protection of ozone layer, reduction in greenhouse gas emission, conservation of biodiversity, or limiting the rise in global temperature to 2 degrees Celsius above the pre-industrial time। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो यूनेस्को से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के प्रति पक्षकारों को प्रतिबिंबित करता है। यह प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में वर्ष 1997 में अपनाया गया था और वर्ष 2005 के प्रभाव से आया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ग्रीन हाउस गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को घटाने के लिए किया गया है। तो इसका हो जाएगा बी। हम थर्ड देखते हैं। इसको देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा जैव ईंधन है? गैसोलीन है, मेथनॉल है, मीथेन है या एथनॉल है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोफ्यूल्स? गैसोलीन, मेथनॉल, मीथेन और एथनॉल। तो जो जैव ईंधन है वो बायोमास से प्राप्त एक ईंधन है, जैसे पौधे हो गया या शैवाल अपशिष्ट हो गया या पशु का जो अपशिष्ट होता है, इनका प्रयोग करके हम ऊष्मा और विद्युत और गतिज ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और इस प्रकार के किसी भी प्राकृतिक संसाधन जैसे कि पौधों से मिले हुए जो ईंधन होते हैं, जो या तो तरल हो गया या ठोस हो गया, लिक्विड, सॉलिड या गैस की स्थिति में भी हो सकता है, तो उसे जैव ईंधन कहा जाता है। तो इसमें जैव ईंधन कौन सा हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेथनॉल, और डी, एथनॉल। सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब इसका है बाल मृत्युदशा घटाने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका था? संधारणीय विकास लक्ष्य का था, या सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का था, या बोथ SDG आर MDG, या नीदर SDGs आर MDG। तो इसके लिए आपको 7 जो गोल देके रखे हैं MDG के, उसको भी लर्न करना पड़ेगा, और जो 17 SDG गोल हैं उसको भी लर्न करना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, MDG, क्योंकि बाल मृत्यु दर को कम करना MDG का गोल था और ये गोल 4th नंबर है। ठीक है, जो 4th नंबर गोल है MDG का वो है कि बाल मृत्यु दर को कम करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें है मैच करना है सौर ऊर्जा प्रणाली को और उसके जो काम है। तो सौर चूल्हा क्या करता है? सौर कुंड, सौर स्टिल्स और सौर भट्टा। तो जो सौर चूल्हा है वो भोजन पकाने के काम आएगा। जो सौर कुंड है उसमें गर्म जल उत्पन्न करते हैं। सौर स्टिल्स में जल को लवण रहित करते हैं, और सौर भट्टा जो है उसको
सुखाने के काम करते हैं। तो सोलर ओवन क्या करेगा? सोलर ओवन कुकिंग करेगा। सोलर पोंड प्रोड्यूसिंग हॉट वाटर। सोलर स्टिल जल को लवण रहित करना और सोलर क्लींस ड्राइंग करना। ठीक, नेक्स्ट इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के केंद्रीय मिशन है। राष्ट्रीय सौर मिशन, मरुस्थलीकरण संबंधी राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, या सतत कृषि संबंधी मिशन, या हिंद महासागर संबंधी राष्ट्रीय मिशन। तो जो राष्ट्रीय सौर मिशन है, राष्ट्रीय कार्य योजना के जो मिशन है वो कौन कौन से हैं? तो वो है ए है हो जाएगा राष्ट्रीय सौर मिशन, और राष्ट्रीय जल मिशन, और सतत कृषि संबंधी मिशन। तो इसका हो जाएगा सी, ए, सी और डी। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल was set to be achieved by 2030। इसका रीज़न है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल was set to be achieved by 2015। तो इसको इन्होंने देखो उल्टा करके पूछ लिया है कि जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य हैं वो वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, और जो संधारणीय विकास लक्ष्य को वर्ष 2015 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से उसको 2015 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको 2030 तक अचीव करने का लक्ष्य रखा गया था। तो दोनों ही रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड और रॉन्ग। नेक्स्ट ओजोन लेयर इज इन बाह्य वायुमंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और शोक मंडल। सो ओजोन लेयर इज इन किसमें होता है ये? थर्मोस्फेयर, मेसोफेयर, स्ट्राटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। तो किसमें होगा ये? तो ओजोन परत जो है वो पृथ्वी से 15 किलोमीटर और 30 किलोमीटर के बीच समताप मंडल पे बैठती है, और हमें और अन्य जीवित चीज़ों को सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। यह ऊपरी वायुमंडल में स्वाभाविक रूप से कम मात्रा में होता है, और जो ओजोन सूर्य के पराबैंगनी विकिरण है उसको पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। तो जो वायुमंडल में जो ओजोन का जो 90% समताप मंडल पर बैठता है, मतलब तो इसका हो जाएगा सी, जो वायुमंडल की परत लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो फिर से आया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रेजेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज हेल्ड बाय इंडिया। इसका रीजन है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का वर्तमान में अध्यक्ष है, और संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का एक सदस्य नहीं है। तो जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसमें 110 सदस्य को हस्ताक्षर देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, और ISA के मिशन के अनुसार 2030 में सौर ऊर्जा में $1 लाख करोड़ का निवेश करना था। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो शुभारंभ है वो भारत और फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में है। यह संगठन कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों को एक मंच पर लाएगा। तो जो भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का वर्तमान में अध्यक्ष है। तो जो अदर्शन है वो राइट है, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका ISA में शामिल होने वाला 101वां सदस्य है
जो नवंबर 2021 में ISA की सदस्य बना था, तो दोनों ही राइट हो जाएंगे। जो अमेरिका है वो 101वां सदस्य है, मतलब 101 पे आता है, तो दोनों ही राइट हो जाएंगे। इसका नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज was framed during Kyoto Protocol 1997. Reason है Kyoto Protocol set up different limit of carbon emission for individual nation depending on their output before 1990. उस संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचा अभिसमय का गठन क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के समय हुआ था। यह आदर्शन है। जो रीज़न है कि क्योटो प्रोटोकॉल ने देशों के वर्ष 1990 के पूर्व उनके द्वारा निर्गत किए जाने वाले के आधार पर कार्बन उत्सर्जन की भिन्न भिन्न सीमाएं तय की थी। तो क्या हो जाएगा, जब 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए थे, तो इन्होंने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 1997 में, तो जो असर्शन है वो तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 1992 में किया गया था। इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको 21 मार्च 1994 से लागू हुआ था और 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। और जापान में क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया था। ये बोल रहे हैं 1997 के बाद हुआ था। ठीक है, तो इसका जो डी है फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा, और जो सेकंड है कि क्योटो प्रोटोकॉल ने 10 देशों के वर्ष 90 के पूर्व उसके द्वारा निर्गत किए जाने आधार पर कार्बन उत्सर्जन की निम्न में सीमाएं तय की थी, तो वो ठीक हो जाएगा क्योंकि उन्होंने 90 के पूर्व ही ये सब काम किए थे। ठीक, देखो अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि कितनी बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय और सौर संधि के समझौते की रूपरेखा को सदस्य देशों के हस्ताक्षर हेतु किस स्थान पर खोला गया था? नई दिल्ली भारत में है कि पेरिस फ्रांस में है कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में कि माराकेश मोरक्को में? द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑफ मेंबर कंट्रीज इन। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है राष्ट्रों का, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है और जिसे सनशाइन देश भी कहा जाता है। इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2015 में पेरिस फ्रांस में COP21 में लॉन्च किया गया था और ISA का मुख्यालय हरियाणा भारत के गुरुग्राम में स्थित है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसको मोराकेश और मोरक्को में खोला गया था। डी आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन 2 बार आ गया, इसको हटाते हैं अपन, नेक्स्ट करते हैं। Full form of IPCC, a nodal agency in the context of climate change. जलवायु परिवर्तन के संदर्भ एक केंद्रक एजेंसी IPCC का पूरा नाम निम्न में से कौन सा है? तो IPCC का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसका हो जाएगा बी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की संख्या है और इसका गठन जो है 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन
और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया था। वर्तमान में IPCC में 195 सदस्य है और जो इसका मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। अब इसको देखेंगे, सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा उत्पन्न की गई हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है। तो धूसर हाइड्रोजन किया जाएगा, हरित हाइड्रोजन, श्वेत हाइड्रोजन या फिरोजा हाइड्रोजन। तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन प्रोड्यूस यूजिंग सोलर एनर्जी इज कॉल्ड ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, वाइट हाइड्रोजन और ट्रैक्वाइज हाइड्रोजन। तो इसको क्या जाया जाएगा, ये सौर ऊर्जा के उपयोग के द्वारा जो उत्पन्न की गई हाइड्रोजन है उसको हम हरित हाइड्रोजन कहते हैं। हरित हाइड्रोजन वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक संसाधनों जैसे सूर्य के प्रकाश, हवा और पानी से उत्पन्न होती है। इसको नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है ये, इसमें से एक ना एक तो आएगा ही सही। अब इसको देखते हैं कि मेक लिस्ट 1 to लिस्ट 2। शिखर सम्मेलन प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, मतलब फर्स्ट जो है पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो शिखर सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये किस किस से है, यहाँ पे ओजोन लेयर, ओजोन परत, मानव पर्यावरण, स्वच्छ विकास क्रियाविधि और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे। तो जो पेरिस समझौता है वो क्या है, तो 22 अप्रैल 2016 को भारत सहित 130 से अधिक देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने वाली ऐतिहासिक पेरिस जलवायु परिवर्तन का समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो जो पेरिस समझौता है वो क्या हो जाएगा कि जलवायु परिवर्तन के इसके मुद्दे पे समझौता हुआ था। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो कॉप की तीसरी बैठक में वर्ष 1997 में क्योटो में हुई थी, जिसका लक्ष्य था जलवायु परिवर्तन के उत्तरदायी कार्यों को नियंत्रण कर पर्यावरण में सुधार लाना है। पर्यावरण में सुधार लाएंगे तो क्या हो जाएगा कि जो स्वच्छ विकास क्रियाविधि इसमें होगा। और जो रियो सम्मेलन है, रियो शिखर सम्मेलन में क्या है, इसको हम पृथ्वी शिखर भी कहते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ब्राज़ील में 3 जून से लेकर 14 जून तक विकास केंद्रीकरण 1992 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि मानव पर्यावरण को व्यवस्थित करना है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत पर आधारित है। तो इसका हो जाएगा डी, ए का हो जाएगा 4th, बी का हो जाएगा 3rd, सी का हो जाएगा 2nd और डी का हो जाएगा 1st। अब इसको देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीय अपशिष्ट जल शोधन प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। पॉलीथीन, टेट्रापैक, वृहत निलंबित ठोस, कोलाइडी और विलयित जैव पदार्थ या स्थिर होने योग्य जैव पदार्थ। So, which of the following are removed through secondary water treatment process? Polythene tetrapack, large suspended solid colloidal and dissolved organic matter, settleable organic matter। तो अपशिष्ट क्या होते हैं, अपशिष्ट उस पदार्थ को कहते हैं कि जो प्राथमिक उपयोग के बाद बेकार हालत में या दोषपूर्ण होने के बाद छोड़ दिया जाता है। तो सबसे अच्छा इसका उदाहरण है वो है नगर पालिका का जो अपशिष्ट होता है, वो कोई ठोस भी हो सकता है या तरल भी या बायोमेडिकल भी हो जाएगा। तो जो इसका सी आंसर हो जाएगा कोलाइड। और विलयित जैव पदार्थ जो हैं उनको द्वितीयक अपशिष्ट जल शोधन प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। जो द्वितीय उपचार का उद्देश्य है वह अवशिष्ट कार्बनिक और निलंबित ठोस पदार्थों को हटाने के लिए प्राथमिक उपचार से प्रवाह का आगे का उपचार है। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो ओजोन परत की औसत मोटाई कितनी है। व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन पृथ्वी की सतह से 10 से लेकर 40 किलोमीटर के बीच वायुमंडल में उच्च स्तर पर रहती है। ओजोन परत है वो वायुमंडल में सबसे उच्च स्तर पर रहती है और इस क्षेत्र को समताप मंडल कहा जाता है। और वायुमंडल में जब आने वाली जितनी भी ओजोन है उसकी लगभग 90% हिस्सा यहाँ पर पाया जाता है। और ओजोन परत की जो औसत मोटाई है वो 3 सेंटीमीटर
मतलब 0.3 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से भी कम होता है, तो इसका हो जाएगा बी आंसर।